कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। एक बार फिर आपके सामने दोस्तों खड़ा हूं। मेरा नाम भूपेश आनंद है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, कंपनी सेक्रेटरी भी हूं और दोस्तों कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं। तो आज की क्लास दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आप सभी को आज की क्लास में हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। इसको बोलते हैं जी ग्रेट मॉर्निंग। मैं आज आपको ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। दोस्तों आज की क्लास में हम अंडर राइटिंग को आगे लेके चलेंगे। मान के चलिए कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। चैप्टर का नाम है जी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आज लेक्चर 2 है दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 2 है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेक्चर 1, आज के लेक्चर का मैं थोड़ा सा एजेंडा आपको बता दूं। पहले हम लेक्चर 1 की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट लेक्चर की रिवीजन करेंगे और फिर हम सेकंड लेक्चर में आज कुछ नई बातें सीखेंगे, जैसे फर्म अंडरराइटिंग, फर्म और कंफर्म अंडरराइटिंग, जैसे पार्शियल अंडरराइटिंग। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पहले 4 कंसेप्ट कर लिए थे। एक बार मैं चाहता हूं कि आप वो कंसेप्ट को खोल लें, क्योंकि मैं पिछली क्लास में 4 कंसेप्ट आपको करा चुका हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार उन चारों कंसेप्ट को खोलें और देखें कि हमने वो 4 कंसेप्ट में किया गया था। ठीक है जी। तो आइए दोस्तों, उन्हीं बातों के साथ मैं आज आप सभी को पहले चाहता हूं कि वो 4 कंसेप्ट आप खोलें, जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस कर दिया था। आइए जी, ये कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको बताए थे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू किया था। मेरी बुक का चैप्टर नंबर 9 है। एग्जामिनेशन में बार बार पूछ रहे हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पहला कंसेप्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, मैंने बताया था एप्लीकेशन फॉर्म्स 2 तरह के होते हैं, एक मार्क्ड और दूसरा अनमार्क्ड। अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था। फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। पे मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था जिसके थ्रू हम नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने 4 कंसेप्ट बता दिए थे। आज की क्लास में मतलब लेक्चर 2 के अंडरराइटिंग में मैं आज आपको कंसेप्ट नंबर 5 बताने वाला हूं, फर्म और कंफर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। कंसेप्ट नंबर 6 बताने वाला हूं, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। ये 2 बातें आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। और फाइनल सेटलमेंट ऑफ अंडरराइटिंग अकाउंटिंग एंट्रीज, ये हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में आज मुख्य तौर पर कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट 6 हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट 6। कंसेप्ट 5 की बात करें तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में कुछ बताया था कि थ्योरी में जैसे मैंने कहा था जी, मैंने हर चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं और आंसर्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अंडरराइटिंग का क्या मतलब होता है। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नीचे लिखा है और उसके सेक्शंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the difference between marked applications and unmarked applications।
मार्क्ड में और अनमार्क्ड में क्या डिफरेंस है, मार्क्ड एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं और अनमार्क्ड कौन सी होती हैं, ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। पिछली क्लास में बताया मार्क्ड एप्लीकेशंस एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। फिर मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर देयर, तो उसका कंसेप्ट भी मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है आपको। फिर भी क्वेश्चन 3 मैंने थ्योरी में बताया, वो जो कंसेप्ट लिखवाया है वो दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये थ्योरी में अगर क्वेश्चन आया तो करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स आर देयर एज पर कंपनीज एक्ट 2013? कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, फर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो दोस्तों फुल और कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होती है, मैंने बताया था कि कंपनी फुल इशू को अंडरराइट कराए तो उसको फुल और कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, और अगर फुल ना कराए कुछ कम कराए तो हम उसको पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। और मैंने कंफर्म के बारे में बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, कंफर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, आराम से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जरूर देखें। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताने शुरू कर दिए थे। ये देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था लास्ट में, एक बार आप नजर मार ले। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्टडी से ही है, कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है और उसमें नेट लायबिलिटी निकालनी है अंडरराइटर्स की। तो साइबर टेक लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ दिस CS दिसंबर 2004 में आया था दोस्तों। हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। अभी मैंने आपको होमवर्क में थर्ड दिया था, मैंने आपको होमवर्क में फोर्थ दिया था, और मैंने आपको होमवर्क में फिफ्थ दिया है, सिक्स्थ दिया है, 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये चारों क्वेश्चन एक बार देखे होंगे। तो मैं आप सभी को एक बार चाहता हूं कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो खोल लें। मैं एक बार ये आपको थोड़ा सा कराना चाह रहा हूं, और इनके आंसर्स भी मैंने दे दिए थे, बट स्टिल आप एक बार नजर मार लें। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम करेंगे। 3 दोस्तों, क्वेश्चन 3 की बात करें, एक बच्चा कहने लगा ये डिवेंचर्स का केस है। बेटे मैंने इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, ये इस चैप्टर का नाम है क्या बेटे, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स की भी और डिवेंचर्स की भी, दोनों की अंडर राइटिंग होती है बेटे, एक की नहीं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो बेटे डिवेंचर के लिए भी आ सकता है, कोई घबराने की बात ही नहीं, तो शेयर्स के लिए भी आ सकता है। अ कंपनी मेड एन इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स, एक कंपनी ने 10% डिवेंचर्स का दोस्तों इशू निकाला। 10% डिवेंचर्स का एक पब्लिक इशू निकाल दिया। 100 रुपए का था, 96 में दे दिया। फेस वैल्यू चेहरे की वैल्यू 100 रुपीज है, एंड इशू प्राइस इज ₹96। द होल ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटर्न, सारे का सारा इशू अंडरराइट हो गया। इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ फुल अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स, फुल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। दोस्तों ये जो केस है ये फुल और कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का केस है, फुल और कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, फुल
और कंप्लीट अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने कहा 3 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, एक फुल जो कंसेप्ट नंबर 4 में लिखा था, एक पार्शल और एक तीसरा फर्म, FIRM फर्म। 3 तरह के होते हैं दोस्तों। तो आइए, 8,500 benches were applied and allotted to the public. The underwriters discharged their liability and were paid commission at the rate of 2% on the nominal value of debentures. अंडरलाइन कर दीजिए, nominal value of debentures. Show the journal entries. अब इस पेपर में, इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी गई है। मैं अभी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। मैंने ये कंसेप्ट नंबर 6 तो बताया भी नहीं है। मैंने आपको अभी तक पहले 4 कंसेप्ट तक बताया है। मैंने अभी ये कंसेप्ट बताना है, अभी नहीं बताया, बताऊंगा। अभी पहले थर्ड को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मैं आ गया जी 4th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 जून 2007 में आया हुआ है। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ, तो मैं यहां लिख रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज। 20 लाख रुपए की 20 लाख रुपए की दोस्तों कैपिटल है, 20 लाख की कैपिटल है। ऑल द शेयर्स वर इश्यू टू द पब्लिक, पूरे के पूरे शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए। द इशू वॉज अंडररिटन एज फॉलोज। अजय, विजय एंड रजत। दोस्तों ये 3 व्यक्ति हैं, अजय, विजय एंड रजत। 80,000 शेयर्स अजय कहता है मैं ले लूंगा, विजय कहता है मैं 60,000 ले लूंगा और रजत कहता है मैं 60,000 ले लूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों टोटल 2 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं। इट मींस it is a case of complete or full underwriting agreements. It is a case of complete or full underwriting agreements. मार्क्ड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन द फेवर ऑफ अजय। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मार्क्ड एप्लीकेशंस क्या होती है और अनमार्क्ड क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्क्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनमार्क्ड। मार्क्ड क्या होती है और अनमार्क्ड क्या होती है बताया था। मार्क्ड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन फेवर ऑफ अजय फॉर दिस, विजय फॉर दिस एंड रजत फॉर दिस। एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स वर अनमार्क्ड। अब यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितनी अनमार्क्ड है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सभी को वर्किंग नोट 1 में लिख दिया। अब मैं मेन आंसर की तरफ चल रहा हूं, जबकि मैंने मेन आंसर दे भी दिया है, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट liability of underwriters. Statement showing calculation of net liability of underwriters. अजय, विजय एंड रजत। अजय, विजय एंड रजत दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। ये मैंने लिख दिया जी। स्टेप नंबर 1 ग्रॉस लायबिलिटी। तो पहले तो ग्रॉस लायबिलिटी हम लिख रहे हैं। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब ये होता है मैक्सिमम लायबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम लायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम लायबिलिटी 80,000, 60,000 एंड 60,000। बेटे ये शेयर्स में होती है।
80, 60 and 60 less marked applications. लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। बेटे जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो अजय की 32,000 है, विजय की 58,000 है और रजत की 42,000 है मेरे बेटे। 32, 58 एंड 42। आराम से बेटे कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, मैं भी निकाल रहा हूं। मार्क तो दी होती है बेटे, जिसमें स्टैंप होती है, मैंने आपको रबर स्टैंप बताई थी, फॉर्म में निकाल के दिखाया था। मार्क का मतलब होती है जिसमें स्टैंप लगी होती है मेरे बेटे। तो आइए थर्ड स्टेप, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। बेटे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करना है मेरे बेटे। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी होती है, लिखा हुआ है 30,000 है। तो बेटे जो अनमार्क्ड होती है उसको किस रेशो में करते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में। तो मैं वर्किंग नोट नंबर 2 लिख रहा हूं बेटे, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस विल बी डिवाइडेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। बेटे अनमार्क्ड को हम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो बेटे अनमार्क्ड कितनी है, 30,000। बेटे इसको 80:60:60 हम बेटे इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। 4:3:3 4:3:3 कैलकुलेटर ये रहा बेटे। 30,000 को मैं 4:3:3 की रेशियो में कर रहा हूं। 10 आ गया बेटे, 3,000, 12, 9,000 और 9,000, 9, 9 एंड 12। बेटा ये मैंने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस लेस भी कर दी। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। हमने लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए थे, चांस की बात है कि उसमें एक्सेस एप्लीकेशंस नहीं आई थी। अभी इसको माइनस करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में एक्सेस एप्लीकेशंस आ रही हैं या नहीं। 80,000 माइनस 32,000 माइनस 12,000, ये आ गया जी 36,000। 36,000। 60 माइनस 58 माइनस 9, ये आ गया जी 7,000 बेटे, एक्सेस का आ गया। 60 माइनस 42 माइनस 9,000। बेटे ये तो बिल्कुल ही हाय राम। 60 माइनस 42 माइनस 9,000। बेटे कैलकुलेटर मेरा तो लग रहा है ये चाइना का है, ये खराब लग रहा है बेटे, खराब लग रहा है बेटे। इक्वल टू का बटन ही खराब है बेटे। हद कर दी, हद कर दी। 60 माइनस 42,000 माइनस 9,000 बराबर में 9,000। बेटे 9,000 है। आराम से बेटे, मैंने ये बात बताई थी कि अगर किसी भी अंडरराइटर के केस में कोई एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है, नेगेटिव बैलेंस आता है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बेटे ये जो 7,000 एप्लीकेशंस ज्यादा आ गई है बिजॉय की, ये बेटे मैंने बताया था या तो बिजॉय को वापस कर दें, पैसे ही वापस कर दें, लेकिन बेटे फिर ए और आर से तो लेने हैं। तो समझदारी क्या थी, जो पैसे आए होते हैं, जो लक्ष्मी जी आई होती है, उसको उसका रिस्पेक्ट करते हैं। और वो 7,000 हम अजय को और रजत को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो बेटे मैं लिखने जा रहा हूं, ए बी
से बेटे, आराम से, कोई जल्दी तो है ही नहीं। अब मैं 36, 7 और 9 की फिगर लिखूंगा जी सीधा आपके सामने। 36, 7,000 एंड 9,000। 36,000, 7 नेगेटिव एंड 9। फिर मैंने लिखा जी इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस, इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस मतलब सरप्लस एप्लीकेशंस। अगर सरप्लस एप्लीकेशन आ रही है then it is to be distributed to other underwriters in gross liability ratio 80:60, 4:3। 4:3 की रेशो में बेटे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 4,000 यहां पर और 3,000 यहां पर। बेटे 32, बेटे ये खत्म ही हो गया, नील आ गया, और बेटा ये 6,000 आ गया। बेटे ये आ गई, ये क्या आ गई बेटे, ये नेट लायबिलिटी आ गई। दिस इज नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, ये अंडर राइटर्स की नेट लायबिलिटी है। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, ये अंडर राइटर्स की नेट लायबिलिटी है, यही आंसर है। एंट्रीज तो मैंने बाद में बतानी है, नेट लायबिलिटी मैंने बता दी, ठीक है जी। तो फ्री के नंबर है जी अंडर राइटिंग के चैप्टर में, बात मान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार आ जाए, 5th क्वेश्चन में आ जाए। ये मैंने लिख दिया जी 5th। मैंने लिखा है कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स 4 अंडरराइटर्स ने ए, बी, सी और डी। बेटा 4 अंडरराइटर्स हैं, 4 अंडरराइटर्स हैं। वर्किंग नोट 1 बना रहे हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। आराम से देख लीजिए, पढ़ रहे हैं पहले, कर तो बाद में। ए ने कहा मैं 2 लाख शेयर्स ले लूंगा, मैंने कहा ये ग्रॉस लायबिलिटी है। बी ने कहा मैं 1.5 ले लूंगा, सी ने कहा मैं 1 ले लूंगा। फिर डी, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटे, डी होना चाहिए। डी ने कहा मैं 50,000 ले लूंगा, ठीक है। जरा टोटल कर लीजिए, 2 लाख प्लस 150 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, बेटे 5 लाख। टोटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स है बेटे। इसका मतलब ये कंप्लीट अंडरराइटिंग है। तो मैंने यहां पे लिख दिया, आपको पेपर में नहीं लिखना, मैं वैसे ही लिख रहा हूं। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट स्लैश फुल अंडर, फुल और कंप्लीट अंडर एग्रीमेंट, ठीक है जी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,50,000 शेयर्स, जिसमें से मार्क ए वाली, फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स इंडिविजुअली। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल एप्लीकेशन 4.5 की है, मार्क्स दी हुई है, अनमार्क निकाल सकते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 एक बार पहले कर ले और मुझे बताएं कि अनमार्क कितनी है। तो मैं लिख रहा हूं जी वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी है जी, 4,50,000 लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क लेस कर रहे हैं जी, बैलेंसिंग जो बच गई इसको बोलते हैं जी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। आराम से बेटे, मार्क कितनी है बेटे, 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 10,000, बेटा ये 4,10,000 है।
4,10,000, 40,000 अनमार्क्ड है बेटे, आराम से बेटे। 40,000 एप्लीकेशंस अनमार्क्ड है, तो इसको हम ग्रॉस लायबिलिटी में डिवाइड करेंगे। इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, वो देख लेंगे। आइए मेन सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपके सीएस में आ चुका है। मैं मेन आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं और मैंने लिख दिया स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ए बी सी डी, ए बी सी और डी। बेटे यहां पर पहला स्टेप है बेटे ग्रॉस लायबिलिटी लिख ही रहे हैं बेटे, ग्रॉस लायबिलिटी लिख रहे हैं। शेयर्स में लिखते हैं 2 लाख शेयर्स, 1.5 लाख शेयर, 1 लाख शेयर्स, 50,000 शेयर्स, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस बेटे लेस करेंगे बेटे, 2 लाख इसकी दी हुई है, 90,000 इसकी दी हुई है, 1,10,000 ये दी हुई है और बेटे 10,000 ये दी हुई है। लेस बेटे ये भी लेस ये भी लेस, इसलिए ब्रैकेट लगा दो। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बेटे इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में हम लेस करेंगे अनमार्क्ड। तो ये तो मैंने ऑलरेडी निकाल के भी दिखाई है आपको। 40,000 हम 20:15:10:5 इस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटे। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है बेटे। 15 और 15 30 और 20 50, 40,000 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया बेटे 800। ठीक है बेटा, तो मैं करना जा रहा हूं इंटू 20, 16,000 बेटा ये। अब एक बच्चा कहता है क्या कर रहा है बेटा, आप खुद कर सकते हैं, जैसा मर्जी कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत हो गई। मैं अपने कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, आप खुद को नहीं करते। प्लीज करिए इंटू 90, 800 इंटू 9 बेटे 7200, 800 इंटू 11 बेटे 8,800, 800 इंटू 1, 800 ही बेटे। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी थोड़ी है बेटे। 16,000 प्लस 7200 प्लस 8,800 प्लस 800, ये बेटे 32,800। मुझे लग रहा है कुछ गलती की है मैंने, मैं यहीं लिख देता हूं 20 30 40 50, 40,000 अपॉन 50 इंटू 20, ये 16,000 आएगा बेटे। मैं आंसर देखने को देख सकता हूं, मैं आंसर नहीं देख रहा, आप देखिए कैलकुलेटर से कर रहा हूं जिससे कि आप भी करें। 40,000 अपॉन 50 इंटू 15, 12,000 बेटे। 40,000 अपॉन 50 इंटू 10, 8,000। 40,000 अपॉन 50 इंटू 5, 4,000। आराम से बेटे
16, 12, 8, 4 ये मैंने निकाला बेटे, इसी को लेस करूंगा 16, 12 बेटे 12 आना चाहिए, मेरी गलती है बेटे। 12, 8, 8 और बेटे 4 आराम से 16, 12, 8, 4 16, 12, 8, 4 लेस करते हैं बेटे, आ जाओ -2 लाख -16,000 ये आ गया बेटे -16 1.5 लाख -90,000 -12,000 ये आ गया बेटे 48 1 लाख -1,10,000 -8,000 ये आ गया बेटे -18,000 आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। 50,000 -10 -4 बेटे 36 आ गया, मैं रुक गया हूं, आप पहले यहां तक पहुंच जाएं फिर मैं आगे चलूंगा बेटे। अब जो भी टोटल नेगेटिव है, दो नेगेटिव आ रहे हैं, एक तो ए में नेगेटिव आ रहा है और एक सी में नेगेटिव आ रहा है बेटे। एक ए में नेगेटिव आ रहा है बेटे और एक सी में नेगेटिव आ रहा है। एक ए में नेगेटिव आ रहा है और एक सी में नेगेटिव आ रहा है मेरे बेटे। एक ए में नेगेटिव आ रहा है और एक सी में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। एक ए में नेगेटिव आ रहा है और एक सी में नेगेटिव आ रहा है। तो आइए ए और सी टोटल कितना है, ए में है जी 16 और 18, 16,000 प्लस 18,000 34,000 बेटे, टोटल 34,000 नेगेटिव है। और बेटे किस किस को देना है, बी को और डी को, तो बेटे इसकी रेशियो क्या होगी 3:1। ये देखिए, इट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3/4 इंटू 34,000, 1/4 इंटू 34,000, ये लो बेटा आराम से। 34,000 इंटू 3/4 25,500 और बेटे 34,000 अपॉन 4 बेटे 8,500। लो बेटा, जल्दी तो है ही नहीं बेटे, आराम से कर रहे हैं। 25,500 का क्रेडिट वहां पे दूंगा और 8,500 का क्रेडिट वहां दूंगा, आराम से 25,500 यहां लेस कर दीजिए और 8,500 का यहां लेस कर दीजिए। ये तो वैसे भी नेगेटिव खत्म हो गया, ये नील -25,500 बेटे, ये 22,500 आ गया। देखो बेटे आंसर यही आ रहा है, मैंने लेकिन तरीका दूसरा फॉलो किया, ये बहुत ही आसान तरीका बताया। जबकि अगर आप देखें तो मैंने आंसर जो प्रिंट किया वो कुछ अलग है बेटे, लेकिन मैं एक ही तरीका लगा रहा हूं, शुरू से लेके आखिरी तक मैं एक ही मेथड लगाऊंगा। तो आइए एक बार यहां लिखते हैं नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी लिखिए, नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स इज दिस मच, ठीक है बेटे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। मैं अब आपको कुछ कंफर्म अंडरराइटिंग की बातें करूंगा, आइए देखते हैं दोस्तों। आइए, हाँ जी दोस्तों, आइए, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आगे चल रहा हूं दोस्तों। आइए हम अभी